अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, इलेक्शन खां पोइ जेका सूरत हाल आहे उनमें कल्ह के प्रोग्राम में भी असां इहो डिस्कस कयोसीं त मुल्क खे हिन वक़्तु सभु खां वॾो चैलेंज जेको आहे उहो मईशत जी बहाली जो आहे। ऐं उनजा ॿ टे सबब जेके आहिनि उहो हिकिड़ो सबब इहो आहे त अॻे महीने में जेको आहे नई बजट अचण वारी आहे, यानी हलफ़ बरदारी जॾहिं नई हुकूमत जी थींदी त उनजे फौरी तौर मथां उन्हनि खे जेको आहे नई बजट ॾियणी पवंदी ऐं उन बजट में छा हूंदो, हिन जे नई हुकूमत जो उनमें को विज़न को उनमें शामिलु हूंदो या हीअ बजट जेका हूंदी उहा ब्यूरोक्रेट्स जी ठहियलु हूंदी। ॿियो उनखां अलावा जेको मसइलो अहम आहे उहो इहो अहम मसइलो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब पंहिंजे तक़रीरुनि में बार बार चए थो त उनजी पहिरीं तरजीह मईशत आहे, उनजी ॿी तरजीह मईशत आहे, उनजी टीं तरजीह मईशत आहे। ऐं 100 ॾींहंनि जे बारे में माण्हुनि खे ॿुधाए पियो वञे त 100 ॾींहंनि जे अंदरि उन वटि असां के बुनियादी क़दम खणी सघनि था। उन्हनि 100 ॾींहंनि में छा थी सघे थो, मईशत जी बहाली जो जेको सुवालु आहे उन सां लाॻापियल कहिड़ा बुनियादी सुवाल आहिनि, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नामियार इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर अयूब महर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मईशत की बहाली की बात हो रही है। मियाँ साहब ने अपनी तरजीहात में वाज़ेह कह दिया है कि वो मईशत की बहाली उसकी अहम पहली दूसरी तीसरी तरजीह प्रायोरिटीज़ में से वो ही होंगी। जब ये सब मईशत की बहाली का सवाल आता है तो एज बाय एंड लार्ज उससे क्या मुराद ली जाए, कौन से वो इश्यूज़ हैं जिनकी बहाली से समझा जाए कि ये मईशत की बहाली है? नहीं, अगर बहुत सिंपली बताया जाए कि आखिरी इंडिकेटर क्या होगा कि उसको देखकर पता लग जाएगा कि मईशत बेहतरी की तरफ गई है, बहाल हुई है। उसमें सबसे जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर है, और वेलफेयर का डायरेक्ट जो इंडिकेटर है वो ये कि मुल्क में पॉवर्टी लेवल कम होना चाहिए। अगर पॉवर्टी चाहे आप मतलब है किसी मेथड से करें, आप सब्सिडीज से करें, आप स्टेपन से करें, आप नेशनलाइजेशन की तरफ जाएं, आप लिबरलाइजेशन की तरफ जाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लेकिन अल्टीमेटली जो आखिरी हिट पड़ती है वो पॉवर्टी लेवल पे पड़ती है। अगर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब है बाकी तमाम पॉलिसीज़ सही अडॉप्ट की गई थी, लेकिन अगर पॉलिसीज़ ख़राब होंगी तो अल्टीमेटली जो आखिरी इंडिकेटर होता है वो पॉवर्टी पे पड़ता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। इसलिए कि लोग अनएम्प्लॉय होंगे, शॉर्टेज कमोडिटीज़ की होगी तो इन्फ्लेशन होगा, वहाँ से हमें पता लगता है कि पिछली हुकूमत के जो 5 साल थे, हालांकि वो टारगेटेड सब्सिडी की बात हुई और फिर वो जो कहा गया कि हम पॉवर्टी रिड्यूस करने के हवाले से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को हम जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं और इस तरह की बातें हुई, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पॉवर्टी बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, आपके ख्याल में क्या वजूहत थी? इसमें देखिए, वजूहत से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ उसको हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। पॉवर्टी बढ़ी थी उसमें, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये कि वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर की सब्सिडीज़ देने की बात की गई थी। सब्सिडीज़ देने से पॉवर्टी कम तो नहीं होती, पॉवर्टी तो पहले क्रिएट हो चुकी है। उनको उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कि वो कम से कम ज़िंदा रह सकें, उनको स्टेपन ये सब्सिडाइज़ किया जाता है। उनकी पॉवर्टी कम नहीं होती, लेकिन पॉवर्टी में उनको हेल्प करने के लिए कि वो पॉवर्टी में रहते हुए उनकी, यानी ये गरीब की इमदाद है, गुर्बत का खात्मा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइजली कि गरीब की इमदाद के लिए। बाकी वो बढ़ी कैसे है, देखें, बढ़ने का मसला ये होता है कि जिसको इकॉनमी में ट्रिकल डाउन, ये बड़ी एक कभी मज़े का खेज़ इस्तिलाह भी बन गई थी पाकिस्तान में, वो तो शौकत अजीज़ साहब के दौर में ट्रिकल डाउन। अच्छा, दोनों जो है ना, ये चाहे लेफ्टिस्ट की इकॉनमी जो किसी ज़माने में थी वो भी ट्रिकल डाउन की बात करते थे, और जो लिबरल्स हैं ये भी इसी की बात करते हैं। ट्रिकल डाउन का मतलब ये है कि ऊपर से कोई ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं कि जिसका नीचे तक असर आना चाहिए। तो जिस लिबरल सिस्टम में रहते हुए ये ट्रिकल डाउन की बात कर रहे थे, उसमें होना ये चाहिए था कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम ना होती, इन्वेस्टमेंट बढ़ती, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती। जब लोगों को रोज़गार मिलता और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन भी बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होता, जॉब मिलने से लोगों के पास लोगों की इनकम बढ़ती, इनकम बढ़ने से और प्राइस कम होने से पॉवर्टी को कम होना चाहिए था। ये मैकेनिज़्म होता है सिंपली। पिछले दौर में जो होता रहा, काफ़ी पिछले पूरे डिकेड में बल्कि मैं कहूँगा जो होता रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है हमने इतनी नौकरियाँ दी, इतनी नौकरियाँ दी, वो तो कहते हैं लाखों की तादाद में। नहीं, वो दी होंगी उन्होंने लाखों की तादाद में। क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक शख्स आज एम्प्लॉय है और कल को ये भी उसको किसी जगह जॉब दे देते हैं, तो किसी अनएम्प्लॉयमेंट को जॉब नहीं दी, एम्प्लॉय का सेक्टर चेंज किया गया है एक तो। दूसरा ये कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट कितनी है जॉब्स की, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लाख दी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना ये होगा कितनी जॉब्स की ज़रूरत थी।
जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं जो पॉवर्टी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैलकुलेट करते रहे हैं, वो गुज़िश्ता कई सालों से 7.2 आता रहा है। उसमें कोई कमी आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी के 7.2 से कमी नहीं आई। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ रहे हैं, 5.4 से 7.2 बताते रहे हैं। तो उसमें तो कोई इस तरह की रिडक्शन नज़र नहीं आई। जब तक वहाँ रिडक्शन नज़र नहीं आएगी, इसका मतलब है अगर आपने जॉब्स दी भी होंगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयज़ हैं, वो तो उतने ही रहे। अच्छा, जब इकोनॉमी की बहाली की बात आती है तो उसमें क्या मतलब स्टेप्स कौन से, कोई करप्शन का ख़ात्मा, कोई अपना बिजली का बहरान का हल, या कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई या कोई अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लाना, क्या मतलब वो 5-7 स्टेप्स होंगे जो आपकी नज़र में बहसियत एक इकोनॉमिस्ट के आप कहते हैं कि अगर वो उस पर किया जाए, कोई पेशरफ्त हो, कोई ब्रेक थ्रू हो, तो उसको समझा जाए कि बहाली की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, अभी इसमें ट्रेजिडी ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टोज़ दिए हैं, उसमें इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा है कि हम ये टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं। टारगेट अचीव करने की बात सबने की है, और मेरा ख्याल है कोई भी शख्स इस तरह की रैशनल बात तो हरगिज़ नहीं करेगा कि अगर कहा जाए कि जी एक पार्टी कहती है कि हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो कोई दूसरी पार्टी ये तो नहीं कहेगी हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। या एक पार्टी कहती है कि हम रोज़गार देंगे, तो दूसरी पार्टी ये तो नहीं कह सकती हम रोज़गार नहीं देंगे। ये टारगेट्स तो सभी कह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। मैनिफेस्टो में पॉलिसीज़ दी जाती हैं, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे, किस तरह से आप बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, किस तरह से आप एनर्जी का सलूशन निकालेंगे, किस तरह से आप करप्शन को ख़त्म करेंगे। ये पॉलिसी मेजर्स होते हैं। किसी पार्टी ने अभी तक आज तक पॉलिसी मेजर्स हरगिज़ मेंशन नहीं किए हैं। ये कहना कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट अचीव हो जाएंगे, विशफुल थिंकिंग हो सकती है। बहुत अच्छी लगती है ये बात कि ये होना चाहिए, लेकिन आपके पास वो मैकेनिज़्म क्या है, वो मैकेनिज़्म अभी तक किसी की तरफ से सामने नहीं आया है। मतलब ये एनर्जी का बहरान है। आज भी मैं देख रहा था कि कल कोई अपना एनर्जी प्लान जो है PMLN ने मंजूर किया है। एनर्जी का जो बहरान है आपकी नज़र में उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है? देखिए, एनर्जी के बहरान के जो सलूशन मौजूद हैं, और ये जो स्टेट्समैन हैं हमारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिशियंस हों, जो पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी में रहे हैं या जो अब आएंगे, सॉल्यूशंस उनको पता है। सॉल्यूशंस में अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। इस वक्त 7 या 8 सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं। थर्मल सिस्टम है। थर्मल में फिर 2 कैटेगरीज हैं कि आप गैस को यूज़ करेंगे या ऑयल को यूज़ करेंगे, फर्नेस ऑयल को यूज़ करेंगे, कोल को यूज़ करेंगे। कोल का आपके पास दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स मौजूद है। आप क्या हाइडल पे जाना चाहते हैं, वाटर से प्रोड्यूस करना चाहते हैं? आप अल्टरनेट की तरफ, दुनिया में 60% कंट्रीज़ जो हैं वो एनर्जी का सोर्स अल्टरनेट एनर्जी, सोलर या विंड्स को यूज़ कर रही हैं, बायोकेम में आ रही हैं। तो उसमें आप उस पे जाना चाहते हैं। मसला ये आ रहा है कि ये अवेलेबल तो हैं, सॉल्यूशंस तो अवेलेबल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हर सॉल्यूशन के पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप मौजूद है जो अपने सॉल्यूशन के लिए एडवोकेसी करता है, लॉबिंग करता है। वो तो सारी दुनिया में लॉबिंग सारी दुनिया में होती है, और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन का बेसिकली काम ये होता है कि वो उसमें से जो मुल्क के मफाद में बेस्ट सोल्यूशन होता है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वरना एडवोकेसी तो होगी, लॉबिंग तो होगी। हर एक के अपने बेनिफिट हैं। कोई कहता है कि आप हमसे सोलर पैनल ले लीजिए, ये दुनिया में बेहतरीन निज़ाम है, इससे आप एनर्जी दीजिए, इसका हल निकल आएगा। कोई गैस से चाहेगा कि आप थर्मल पे चले जाएं। हुकूमत को देखना ये होगा कि कौन सा नेशन के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन वो कहलाएगा जो कम्पिटिटिव प्राइस पर एनर्जी दे। एक उसका क्राइटेरिया ये है, अनइंटरप्टेड सप्लाई हो, शॉर्टेज ना हो, और तीसरा उसमें यह है कि वो जितनी जल्दी हो उसका सलूशन आपको मिल जाए। अब जितनी जल्दी सलूशन आपको मिल जाए, उसमें इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल यूनिट्स की, उसमें आपकी जो बिजली की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, इन्होंने इंस्टॉल तो करा दी है। जो IPP की स्कीम लॉन्च करते रहे हैं उसमें कैपेसिटी इंस्टॉल हो गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होने के बाद, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाकिस्तान में आ जाने के बाद, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये प्लानिंग कमीशन का फॉल्ट था या पॉलिसी मेकर्स का फॉल्ट था। उसके बाद पता लगा कि इससे बिजली तो प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन हमारे पास अब नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो गई है। ये उसके बाद ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, कैपेसिटी इंस्टॉल करने से पहले। दूसरा आपके पास था ऑप्शन कि आप
फर्नेस ऑयल से प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको एहसास हुआ कि फर्नेस ऑयल से तो महंगी पड़ेगी। क्या ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पहले नहीं बनाई गई थी? पहले नहीं पता था कि प्राइस फर्नेस ऑयल की कहाँ जाएगी, गैस हाँ, की ये एक शॉर्टेज नहीं हो स्टेटिक्स जाएगी? मेरे सामने है डॉक्टर साहब कि दुनिया के अंदर जो बिजली है वो तकरीबन 41 से ज़्यादा % जो है वो कोयले पे पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल है। सही। उसके बरक्स हमारे पास जो अपना बिजली की अपना कैपेसिटी है अपना, वो उसमें 40 के लगभग जो है वो हम बिजली ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं। 30 से थोड़ा हाइडल ज़्यादा से, वो हम करते हैं गैस से। उसके बाद हम जो है वो जाते हैं अपना हाइडल हाइडल पे, से और वाटर फिर पे, हाँ। उसमें। लेकिन जिस तरह दुनिया में जो है वो दुनिया कोल, उसके बाद जो है अपना बाकी अपना अल्टरनेट सोर्सेस ठीक है ना। हमारे पास अब भी सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो ऑयल और गैस पे है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है अगर आप ऑयल जो लॉबीज़ की बात आप कर रहे हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल इम्पोर्टर लॉबी है, वो जो सालों से अपना वो कर रही है। तो वो तो क्योंकि बहुत बड़ा अपना चंक जो है वो अपना बहुत बड़ा क्वांटम जो है ऑयल का वो जाता है बिजली की पैदावार में, तो वो तो ज़ाहिर है नहीं चाहेंगे कि वो उस सारे इस सिस्टम जी, से उसके लिए वो एडवोकेसी करेंगे, लॉबिंग हाँ। करेंगे। सोलर पे भी लॉबी हुआ है। सोलर पर और विंड्स के जो पैनल्स हैं उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं मोस्टली वो यूरोपियन कंट्री से और यूएसए से बिलोंग करते हैं। वो उसके लिए वो एडवोकेसी करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं कि ये आप हमसे ले लें, इसको लगाएं, इससे दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ 100% सोलर से या विंड से है। पाकिस्तान को असल में ये मैं समझता हूँ एक बहुत फॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जिसको हमने अनफॉर्चुनेट बना दिया है। पाकिस्तान में वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में एनर्जी का कोई एक ही सोर्स अवेलेबल होता है तो वो दूसरे सोर्स को सोचते नहीं हैं। अब जो वो कंट्री जिनका ज़्यादातर एरिया सी साइड पे होता है वो सिर्फ विंड्स एनर्जी पर जाते हैं, विंड्स पैनल पे। जहाँ पूरा साल सूरज निकलता रहता है वो सिर्फ सोलर पे जाते हैं, जहाँ दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। पाकिस्तान में कोल भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में सोलर बड़े आराम से इंस्टॉल किया जा सकता है। पाकिस्तान में आपके पास कोस्टल बेल्ट मौजूद है, बेल्ट पूरी मौजूद है, इस बेल्ट पे विंड्स की आपके पास ऑप्शन है। ये तमाम ऑप्शन कुदरत ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। जिन सोर्सेज से बिजली पैदा होती है वो तमाम सोर्सेज पाकिस्तान में है। उन तमाम सोर्सेज के यहाँ होने से जो हमने एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट की है वो ये कि उनकी लॉबीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं कि आप हमारा सोर्स यूज़ करें, हल निकल नहीं पा लेकिन रहा। वो जो पहले जो अपना जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो एक नए जो अपना नई चीज़ों की बात कर रहे हैं। कोल भी पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के अपना सोर्स के तौर पर नई एक अपना चीज़ है। विंड और सोलर तो बिल्कुल नई है। नहीं, लेकिन दुनिया में ये 10 साल तो हो गए हैं ठीक है, इन दुनिया चीज़ों की को। बात हाँ, मैं नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के अंदर एक तो जो अपना हाइडल की जो अपना वो है, ट्रेडिशनली हम हाइडल ठीक पे है ना? रहे। हाँ, वो जिसके अब वो कहते हैं अब भी वो पड़े हुए हैं, वो जो कालाबाग डैम की लॉबी है वो बड़े डैम्स की बात ठीक है ना, वो उस पे अपना कर उसकी रही भी है, भी लॉबिंग हो ठीक रही है, ना? एडवोकेसी और है। उसमें क्या ये तक कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की हद तक वो लॉबिंग कर रहे जी, हैं जी, जी, जी। कि वो हमसे कर्जा लें और ये हाँ। करें, बड़े डैम बनाएं। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक एग्री कर चुके हैं ठीक है उसके ना, लिए, और बिल्कुल। सारी दुनिया में वर्ल्ड बैंक जो है बड़े डैम्स के हवाले से बड़ा जी, बदनाम रहा है जी, कि जी। वो अपना जी, बिल्कुल काफ़ी सही। वहाँ पे अपना किराए है सारी दुनिया के अंदर। प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी हाँ। वजह से। हिंदुस्तान को देख लें, चाइना को देख लें, ब्राज़ील को देख लें, जहाँ जहाँ बड़े बड़े डैम्स को हैं, और वो तो वहाँ पे है। वो एक लॉबी है जो सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, वर्ल्ड बैंक की लेवल तक है वो। ये तमाम लॉबीज ठीक है इंटरनेशनल ना? हैं जी। ऑयल की लॉबी भी इंटरनेशनल है, जी, बिल्कुल। विंड्स और सोलर की भी इंटरनेशनल लॉबी है। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें फिर कैसे मतलब अब देखें, गवर्नमेंट का जो पब्लिक की, आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है, उसको देखना ये होगा कि पब्लिक के मफाद में क्या चीज़ है, मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है। मुल्क के मफाद में अब इस वक्त जो एक ट्रेड ऑफ आ गया है, वो ट्रेड ऑफ ये आ गया है कि एक तरफ तो हमें फिजिबिलिटी में ये देखना पड़ रहा है कि लो प्राइस सोर्स कौन सा है, लो प्राइस को हमें जाना है। अच्छा, लो प्राइस अगर हाइडल के बाद दूसरा लो प्राइस पाकिस्तान में अवेलेबल है, हाइडल के बाद वो कोल है। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेड ऑफ ये आ गया है कि ये जो हैं हाइडल या कोल, इसमें अगर आप सिंसेरिटी से बाकी चीज़ों को सोचना शुरू करें और इनमें से आप कोई अडॉप्ट करते हैं तो आपको एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करने में 3 से 5 साल का अरसा लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्राइसिस इस हद तक बढ़ चुका है
कि इसका फौरी सोल्यूशन पब्लिक चाहती है। पब्लिक को इसका, पब्लिक को भी, जनरल पब्लिक को भी, इंडस्ट्री को भी। इंडस्ट्री के पास अगर एनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होगी, मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फौरी सोल्यूशन के लिए एक ही हल बचता है कि जो कैपेसिटी आपके पास मौजूद है उस पूरी कैपेसिटी को आप यूटिलाइज फौरी तौर पे शुरू करें। उसके लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, थर्मल का सिर्फ ऑप्शन है कि आप या तो गैस यूज़ करें, नेचुरल गैस, या फिर आपको फर्नेस ऑयल पे जाना पड़ेगा। फिर गैस इस्तेमाल करते हैं तो फिर इंडस्ट्री को जो गैस चाहिए वो भी तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसमें देखिए, उसकी फिजिबिलिटी में ये पब्लिकली जो बात ज़्यादा मेंशन नहीं की जा रही, जब इंस्टॉल किए गए थे ये IPPs लगाए गए थे पाकिस्तान में, वो प्लांट लगाए गए थे जो गैस से चलते हैं, तो उस वक्त बताया ये गया था कि पाकिस्तान में गैस के बहुत बड़े रिज़र्व्स मौजूद हैं और गैस की शॉर्टेज तो पाकिस्तान में 400 साल तक नहीं होगी। रिज़र्व्स मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से जो ड्रिलिंग है ना, जो आप नए विल्स निकालते हैं, वो ड्रिलिंग का काम जो है वो बंद हो चुका है। ड्रिलिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही है। रिज़र्व्स मौजूद हैं, ज़ेर ज़मीन है, लेकिन ड्रिलिंग टोटली स्टॉप हो चुकी है। ड्रिलिंग के स्टॉप से मसला ये हुआ है, आप देखें ना, आपने पहले तो IPPs भी लगाए कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, पावर प्रोड्यूस करने के लिए हम गैस यूज़ करेंगे। फिर अब वो वक्त भी लोगों को याद है कि आप ख़ुद ग्रीन इकॉनमी के नाम से CNG किट को प्रमोट कर रहे थे। बैंक्स को, लीजिंग कंपनी को इंस्ट्रक्शंस थी, उनको इनकरेज किया जा रहा था कि आप ये लीज़ करें, ये किस्तों पे आप CNG किट प्रोवाइड करें। तमाम गाड़ियों से हम पेट्रोल ख़त्म करके किट CNG किट पे शिफ्ट करेंगे। वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करवाई गई, CNG स्टेशन लोगों ने बनाए। क्या उस वक्त ये फिजिबिलिटी, मैं कहता हूँ उनको बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए जिन लोगों ने ये रिकमेंडेशन दी थी। उनको रिकमेंडेशन देते वक्त ये एहसास नहीं हुआ था कि CNG की शॉर्टेज हो जाएगी, नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। हम इंडस्ट्री को भी गैस देने की बात कर रहे थे, हम गैस को IPP यूनिट पावर प्रोड्यूस भी हम बड़े मुतमईन होकर हम बैठे हुए थे कि IPPs लग जाएंगे, गैस से चलेंगे, गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। CNG किट्स हम लगाए जा रहे थे कि गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। ये शॉर्टेज किसने की है, ये क्यों हुई है, इस पर भी स्टडी होनी चाहिए। इस पर कोई नहीं। डॉक्टर साहब देखें ना, अब जो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात आती है, फिर तो इस वक्त जो बिजली का बहरान है मुल्क के अंदर, जो लोड शेडिंग, नहीं उसको हल तो निकालना होगा। नहीं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आपके ख्याल में नहीं मियाँ नवाज शरीफ पे फिक्स होती कि अगर वो जो अपना बेनज़ीर भुट्टो की लास्ट गवर्नमेंट में 96-97 में जो अपना रेंटल पावर प्रोजेक्ट, नहीं रेंटल नहीं, KT बंदर पे पावर प्रोजेक्ट जो लग रहा था अपना कोयल के साथ, सीपा अपना गोल्डन वू की कंपनी थी, 5200 कुछ अपना मेगावाट का वो बिजली घर था। अगर वो लग जाता तो पाकिस्तान की अब की शॉर्टेज है ही इतनी ना 5000 कुछ। नहीं, मैं यकीनन मैं कहता हूँ कि वो जो भी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके इसमें कोई हरज नहीं है कि पब्लिकली बताया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फिक्स की जाए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, पब्लिक तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी और पब्लिक की डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, वो कोल की आपने एग्जांपल दी है, मुझे उसकी फिजिबिलिटी मैंने स्टडी की है, मुझे याद है उसमें चाइनीज़ कंपनीज जो थी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार थी, जिन्होंने बिड दी थी। जर्मन कंपनीज तैयार थी, जर्मन कंपनी अभी भी तैयार है कि उससे हम फिजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उस वक्त चाइनीज़ कंपनी ने डिमांड किया था कि हम फिक्स कर देते हैं, आप हमें 8 सेंट पर यूनिट जो है वो हमसे बिजली ख़रीदिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत एनर्जी के जो IPP के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपनी एनर्जी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको नेशनल ग्रिड को सेल करना ज़रूरी होता है, और नेशनल ग्रिड में किस प्राइस पे सेल करेंगे ये डिटरमाइन करता है नेपरा। नेपरा को जब ये रिक्वेस्ट दी गई कि ये चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, 8 सेंट इनकी डिमांड है, तो इन्होंने कहा कि 8 सेंट में हम नहीं ख़रीदेंगे बिजली, इसको 6 सेंट पे फिक्स कर दिया जाए, 10 साल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। चाइनीज़ कंपनी का कहना था कि 10 साल के लिए या 7 साल के लिए 6 सेंट पे फ़िक्स नहीं हो सकता, इसको 8 सेंट पे फ़िक्स किया जाए। फिर सिर्फ 3 सालों के बाद सूरत हाल ये आ गई कि चाइनीज़ कंपनी जो थी वो वापस चली गई, और फिर हम रिक्वेस्ट करते रहे कि अगर 13 सेंट पे भी हमें बिजली दे दें तो हम तैयार हैं। अब 13 पे भी तैयार हैं। नाज़रीन वक़्फ़ ठुदा वक़फ़े खां पोइ मोटी चीन गुफ्तगू अॻिते वधाईंदासीं।